बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, इस वक्त इमरान खान को ज़बरदस्त किस्म की सेंसरशिप का सामना है और ये सेंसरशिप वन वे नहीं है, बल्कि ये टू वे सेंसरशिप इमरान खान इस वक्त इससे लड़ रहे हैं। एक सेंसरशिप वो है कि इमरान खान की गुफ्तगू को पाकिस्तान की अवाम तक पहुंचने ना दिया जाए, उनके ख्यालात, उनके बयानात और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में वो क्या सोचते हैं, इसके आगे रुकावटें खड़ी की जाएं। और बहुत सारे सहाफ़ी जो मनपसंद सहाफ़ी हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट या फिर पाकिस्तान की सियासी जमातों के मुख्तलिफ धड़ों के साथ है, और वो सिर्फ सिलेक्टिव किस्म की गुफ्तगू इमरान खान की पाकिस्तान की अवाम तक पहुंचाते हैं। मीडिया हाउसेस बाज ऐसे हैं जो इमरान खान की गुफ्तगू का वजन नहीं उठा सकता, तो वो उसे नहीं चलाता, कुछ वजन उठाने की पोजीशन में होते हैं, तो यानी सेंसरशिप के जरिए छान कर फिल्टर करके इमरान खान की गुफ्तगू जो है वो पाकिस्तान की अवाम तक पहुंचती है। ये एक बैरियर है इमरान खान और पाकिस्तान की अवाम के दरमियान, यानी सेंसरशिप जो नुकसान पहुंचा रही है, इमरान खान के ख्यालात अवाम तक पहुंच नहीं पा रहे। फिर व्यूअर्स, आपको याद होगा ये रियासत ने वो खेल खेला, अदालत को और जजेस को अडयाला जेल मुंतकिल करके, ताकि इमरान खान की गुफ्तगू को और इमरान खान की बातों को पाकिस्तान की अवाम सुन ना सके। और ये साजिश होती है इमरान खान के खिलाफ, और आज भी सेंसरशिप जबरदस्त किस्म की इसका सामना है इमरान खान को। और फिर ये बात यहां पर रुकी नहीं, ये मामला जो है वो जजेस के फैसलों तक पहुंच गया। फैसले कैसे होंगे, कैसे जजेस जो हैं वो इमरान खान को रिलीफ नहीं देंगे और किस तरह से ट्रायल कोर्ट जो है वो बिहेव करेगा, हमने वहां पर भी इंसाफ की सेंसरशिप देखी। इमरान खान इस वक्त जेल में मौजूद हैं और अदालत ने फैसला दिया कि इमरान खान सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, यानी पूरे के पूरे जो खेल को उन्होंने एक तरह से कानूनी शेल्टर मुहैया किया और फिर इमरान खान की गुफ्तगू पर पाबंदी लगा दी गई। पिछले 2 दिनों से इमरान खान की गुफ्तगू पीसीज में बाहर आ रही है। पहले इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासी जमातों के हवाले से क्या कहा, बात होगी सबसे होगी 3 जमातों को छोड़कर। फिर उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात के हवाले से वो क्या कहते हैं, ये भी पीसीज में बात इमरान खान की बाहर आई, चूंकि सहाफ़ी डरते हुए और कुछ इंफॉर्मेशन अपने वीलॉग्स के जरिए या फिर ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर दे देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आती। खान साहब ने फजल रहमान के बारे में क्या कहा, ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन व्यूअर्स, जो दूसरी सेंसरशिप है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। खान साहब कुछ ना भी कहें, उनकी एक तस्वीर निकल आए ना, तो वो भी एक तहरीक का काम करती है। जब खान साहब को एक जेल से दूसरी जेल मुंतकिल किया जा रहा था, तो किसी ने जूम करके इमरान खान की बख्तरबंद गाड़ी में तस्वीर उतारी और लोगों को तहरीक इंसाफ के एक जज्बा मिला और लोगों में एक हौसला पैदा हुआ। इमरान खान नहीं बोल रहा, एक तस्वीर बोल रही है। आप इमरान खान को बंद कर लें, ना बात करें, लेकिन यहां पर तहरीक चली और इमरान खान की तस्वीरों से तहरीक चल रही थी। तो सेंसरशिप ये इतनी खतरनाक नहीं थी, इसमें आज़ादी इज़हार राय और ह्यूमन राइट्स और फिर आपके जो राइट्स हैं उसका तकाजा है। आईन पाकिस्तान आपको क्या इख्तियार देता है उसका मसला है। लेकिन व्यूअर्स, जो दूसरी सेंसरशिप है ना, वो इससे ज्यादा खतरनाक थी, और वो सेंसरशिप है इमरान खान के लिए। बाहर के हालात इमरान खान तक ना पहुंचे, पार्टी को किस तरह तोड़ना है और पार्टी में कौन सी काली भेड़ें बैठी हुई हैं, इमरान खान इसका जायजा ना ले सके। और हमने ये सेंसरशिप इलेक्शन से पहले देखी, इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं थी, जोर लगाकर अदालतों का दरवाजा खटखटाकर ये इजाजत ली गई। फिर जब टिकट तकसीम करने की बात आती है, तो आपको याद होगा इमरान खान साहब ने खुद कहा कि यार मुझे तो जो टिकटें तकसीम की गई 800 लोग थे, मैं तो सबका इंटरव्यू नहीं कर सकता था और मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। उस वक्त कहा जब लोगों ने गिला किया खान साहब से कि आपने गलत टिकट जो है तकसीम की, और फिर उसके ऊपर खान साहब ने जवाब दिया इमरान खान को पार्टी के अमूर से दूर रखा जाए, पार्टी में नज्म ज़ब्त के मामलात को जो है वो आप नहीं देख सकेंगे। तो फिर क्या होगा, गदर मचेगा और लोग जो हैं काली भेड़ें अपने अपने मनपसंद बयानिए जो हैं वो पार्टी से मंसूब करके, इमरान खान से मंसूब करके आगे बढ़ाएंगे। हुआ ये, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक ऐसी सुनहरी चिड़िया, सोने की चिड़िया जो है वो बनते हुए देखा कुछ लोगों के लिए जो पैराशूटर्स थे, इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके पार्टी टिकट हासिल करते हैं, फिर जीत जाते हैं और फिर उन्होंने अपनी सियासत की दुकानें खोल ली। अब पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, पार्टी गैर फाल है, किसी किस्म का कोई टक्कर हमें यहां पर मरियम की हुकूमत के लिए नजर नहीं आ रही। अब ये बातें इमरान खान को कौन बताएगा?
फिर दूसरी तरफ केपी में क्या कुछ हो रहा है, वफाक के अंदर बैठे हुए लोग जो हैं वो किस किस्म की सियासत कर रहे हैं, पार्टी किस जमात में जाकर जम होगी, ये फैसले गलत हुए क्यों, सेंसरशिप इमरान खान के लिए जो रियासत की तरफ से की गई और इसका नुकसान पार्टी को जो है वो अब तक उठाना पड़ रहा है। खान साहब क्योंकि बाहर नहीं है और ये सेंसरशिप अब इस हद तक बढ़ गई है कि लोग गलत लोगों की तरफदारी जाकर वहां पर कर रहे हैं। अब इमरान खान को क्या पता कि फजल रहमान साहब जो हैं जलसों में क्या बात करते हैं, क्योंकि जितना वक्त आपको दिया जाता है वो वक्त इतना नहीं है कि इमरान खान खुद से इजाजत ले सकें। आप बाहर बैठे होते हैं तो हालात आपके सामने होते हैं, आप लोगों की तकरीरें सुनते हैं, बयानात आपके सामने होते हैं और फिर आप अपनी कोई लायामल जो है उस हिसाब से तरतीब देते हैं। तो ये सेंसरशिप पहली वाली सेंसरशिप से ज्यादा खतरनाक थी और ये सेंसरशिप इमरान खान के लिए इसलिए की गई ताकि पार्टी को हाईजैक करवाकर गलत फैसले करवाए जाएं। और हमने इन फैसलों के जो रिजल्ट्स हैं वो देखे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तीसरी दफा इलेक्शन कमीशन जो है ना वो आपके नताइज नहीं मान रहा और उसके जो आपका फाइनेंशियल विंग है उसने आपको बुला रखा है। व्यूअर्स, बहुत सारे लोग जो हैं खान साहब को जाकर फजल रहमान साहब के बारे में बताते हैं कि फजल रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त आईन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो हमारी जमात की बात कर रहे हैं और वो पार्लियामान के फ्लोर पर खड़े होकर कहते हैं कि जिसका मैंडेट है उसे दो। लेकिन आपने गौर किया कि सेंसरशिप में इमरान खान का फजल रहमान नाम नहीं लेते, ये खान साहब को जाकर किसी ने नहीं बताया। आप जितनी तकरीरें उठाकर देख लें उन तकरीरों के अंदर फजल रहमान की इमरान खान का नाम नहीं है। वो बात जब भी करते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं, क्योंकि व्यूअर्स ये खेल प्रॉक्सी का है जो इस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के कुछ हद तक कहने पर इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। और ये दोनों शख्सियात खुद से एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियां नहीं अपना सकती चूंकि कुर्सियों पर बैठे हुए हैं इक्तदार की, तो उन्होंने रेंटे क्राउड वाले कमांडर इन चीफ को, हारे हुए लश्कर के कमांडर इन चीफ को मैदान में उतारा। और ये बातें अब इमरान खान तक कौन पहुंचाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और ये सेंसरशिप ज्यादा खतरनाक है। मैं आपको इसी के मुकाबले में एक दूसरी स्टेटमेंट जो अचकजई साहब की थी, आप खुद कंपैरिजन कर लें और फिर आप अपना कंक्लूजन खुद ड्रॉ कीजिएगा कि ये बात कितनी सच्ची है और कितनी गलत है। अचकजई साहब ने क्या कहा, उन्होंने इमरान खान नहीं कहा, उन्होंने कहा इमरान भाई हमारी बात सुने। इक्तदार वाले कहते हैं कि सच मत बोलो, अल्लाह कहता है झूठों पर अल्लाह की लानत, हम अल्लाह से डरते हैं, हम सच बोलेंगे और यही सच है। इमरान खान इलेक्शन जीत चुका है। इमरान खान आज पाकिस्तान के सबसे ज्यादा वोटर्स का लीडर है। उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई, उन्होंने ये कहा कि इमरान भाई और इमरान खान का नाम लेकर कहा कि वो लीडर हैं। इमरान खान के साथ इख्तलाफ हो सकता है लेकिन निकाह में घुस जाना हमारा काम नहीं था। तुम्हारा निकाह ऐसा है वैसा है, लख दी लानत इस सोच पर। और इमरान खान ने अगर कोई जुर्म किया तो इसका ट्रायल किया जाए। हम मुल्क में आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक चला रहे हैं। हमारा मकसद इक्तदार या चेहरों की तब्दीली नहीं है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो अपने सियासतदान को करप्ट करता है, उसकी फाइल तैयार करता है और फिर उस फाइल को सहाफियों को दिखाकर उसके खिलाफ एक बयानिया बनाया जाता है जो जनरल बाजवा ने किया। सहाफियों को बुला बुलाकर दिखाया गया कि देखो ये कितने करप्ट हैं, ये कितने गंदे लोग हैं और ये पाकिस्तान के ऊपर काबिज हैं। हमने पाकिस्तान को इन लोगों से निजात दिलवानी है। ये एक सहाफी आपको गवाही नहीं देगा। एक सहाफी जो अल्लाह के पास चला गया और वो सहाफी जो इस वक्त दुनिया में है, जो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस तरह सच का साथ ना हम छोड़े, वो आपको ये बताएंगे कि जनरल बाजवा ने उन्हें बुला बुलाकर कौन कौन सी फाइलें और किस तरह जो है वो हालात का एक जो प्रेजेंटेशन इन तमाम लोगों के सामने रखी कि ये कितने करप्ट लोग हैं। फिर वो ये कहते हैं और अचकजई साहब ने ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते हुए कहा या उन लोगों पर तनकीद करते हुए कहा जो एक्सटेंशन का खेल खेल रहे हैं। एक्सटेंशन का रास्ता बर्बादी का रास्ता है। अगर हमारी हुकूमत आ भी जाती है तो इमरान खान से यही मुतालबा होगा कि इमरान भाई यहां आइन की बालादस्ती होगी। नवाज शरीफ से उम्मीद थी कि वो मान जाएंगे कि उन्हें नौजवानों ने हरा दिया, लेकिन यहां पर तो नौजवानों के नाम रखे जाते हैं और बाबे जो हैं जिनका सियासत में अब कोई किरदार बाकी नहीं रह गया, आप उनसे हार गए। अपनी हार को तस्लीम करें और घर बैठे अल्लाह करें, यही अब आपका अंजाम है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है और अपनी सारी जिंदगी की सियासत जो कुछ ये करते रहे, अब ये दोबारा से खेल इसलिए खेल रहे हैं ताकि मरियम को इस कुर्सी पर हमेशा के लिए पक्का किया जा सके।
व्यूअर्स, आपको बता दें कि सहाफ़ियों से जो मुलाकात हुई उसमें अचकज़ई साहब ने ये तमाम बातें कही, और मैं आपकी राय भी जानना चाहूँगा कि सेंसरशिप, जो टू वे सेंसरशिप है, इस पर आपकी राय क्या है? पहली सेंसरशिप ज़्यादा खतरनाक है या दूसरी सेंसरशिप ज़्यादा खतरनाक है? जमात इस्लामी जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने के लिए ये क्या फैसला करती है, इसके ऊपर उनकी जो जमात इस्लामी की शूरा है, इस पर मशवरा करेंगे, और फिर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो हैं इसके ऊपर कोई हतमी फैसला करने के बाद, और उम्मीद यही है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है शामिल हो जाएंगे। अब फजल रहमान शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि उनको खान साहब को इनके हवाले से क्या कहा गया कि मौलाना के हवाले से गुज़श्ता रोज़ पीटीआई रहनुमा से मुलाकात में काफ़ी अहम बातें की। वो कहते हैं कि मौलाना इस वक्त भरपूर अंदाज में मज़ाहमत कर रहे हैं। इस वक्त मौलाना फजल रहमान जिस तरह से आइन और जमहूरियत के साथ खड़े हैं वो काबिल तारीफ़ है। यानी इमरान खान चाहते हैं कि JUIF जो है उनका इस स्ट्रगल के अंदर जो है वो साथ दे, लेकिन ये जो प्रॉक्सीज और बाकी जो खेल हैं और जो दोनों तरफ से बयान, खान साहब को पूरी पिक्चर नहीं दिखाई जा रही, और एक सेंसरशिप हमें इस लेवल पर नजर आ रही है। व्यूअर्स, जलसे पंजाब के अंदर होंगे और आईन तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो मूवमेंट है इस प्लेटफॉर्म के नीचे होंगे। और दूसरी जो सबसे बड़ी इस वक्त वजह, और जिस तरह से सेंसरशिप ने खान साहब के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया हुआ है, वो है कि कौन पार्टी में शामिल होगा और किसको पार्टी से निकाल दिया जाए। खान साहब को फवाद चौधरी साहब के हवाले से ब्रीफ किया गया। ऑब्वियसली राब्ते लोग करते हैं और लोगों को शीशे में उतार कर जेल में भेजा जाता है, पैगामात देकर भेजा जाता है और वो खान साहब तक पहुंचते हैं। अब फवाद चौधरी साहब के हवाले से मैं आपको खबर ये दे दूं, खबर ये आ रही है कि वो पूरी तरह एक्टिव हो चुके हैं, और लाहौर में जी एक मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात मुजीबुर रहमान शामी साहब के घर में हुई, जहां पर ये तमाम लोग मिले, जिनमें असद कैसर हैं, महमूद अचकज़ई हैं, और फवाद चौधरी साहब भी इसमें शामिल थे। और फवाद चौधरी साहब किस हैसियत में शामिल थे, वैसे ही गए थे मिलने के लिए या फिर ये कोई पार्टी का इजलास था, इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो स्टेटमेंट जरूर जारी करनी चाहिए, क्योंकि अब अभी तक उन्हें पार्टी में अगर नहीं लिया गया तो फिर ऑब्वियसली ये क्लैरिटी आना जरूरी है। ये फैसला खान साहब का होगा कि किसको रखना है या नहीं रखना, लेकिन क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। और मुझे ये लग रहा है क्योंकि ये शामिल हो गए हैं, वहां पे बैठे हुए थे, तो इससे आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो ऐलान भी करेंगे बहुत जल्दी, और एक तरह से उन्हें पार्टी में वापस जो है व्यूअर्स ले लिया गया है। मैं आपको ना खबर व्यूअर्स ये भी दे दूं कि अदालत से ये मखसूस नशिस्तों का मामला है, और अच्छी खबर तहरीक इंसाफ के लिए ये आई है। आपको पहले याद होगा कि आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में केसेस लगते नहीं हैं, लेकिन अब एक केस लगाया गया मखसूस नशिस्तों का, और इसमें पहले तारीख थी जी 8 मई की, अब तारीख 6 मई रख दी गई है, यानी अब समाअत इसकी जल्दी हो रही है। और कॉज लिस्ट को चेंज किया गया, जिसमें जस्टिस अतर मिल्ला साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, और इसके अलावा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है, इन पर मुश्तमिल बेंच जो है वो बनाया गया। अच्छा, अब लोग ये कह रहे हैं जी कि बड़ी अच्छी खबर है, ठीक है, बहुत अच्छी खबर है कि आपका केस लग गया, लेकिन व्यूअर्स याद रखिएगा कि मखसूस नशिस्तों में पहले ही जो आपकी पेशावर हाई कोर्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दे चुकी है। इस बेंच के अंदर काजी साहब जो है वो शामिल नहीं है। मुझे ये लगता है क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो फैसला है आपका पेशावर हाई कोर्ट का, उसी को अपहेल्ड रखा जाएगा, तो इसीलिए ये केस लगा दिया गया ताकि इस तासुर को भी जाहिर किया जा सके कि जनाब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इमरान खान के केसेस लगाती नहीं है, क्योंकि खान साहब ने पूरे का पूरा जो है एक प्रेशर बिल्टअप किया हुआ है अपने खतूत के जरिए, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खतूत आपके सामने हैं। तो एक तरह से काजी साहब ना अंडर प्रेशर है, तो उन्होंने एक रास्ता ये निकाल लिया है कि यार एक केस लगाते हैं ताकि इनका तो मुंह बंद होगा, क्योंकि इसमें फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही खिलाफ आना है। मोस्ट प्रोबेबली कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो सकती है, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जिनको बहुत गुस्सा होगा क्योंकि एक्सटेंशन की काजी साहब के हवाले से बातें हो रही हैं, अतर मिल्ला पहले ही अपना जो है वो माइंड क्लियर उन्होंने कौम के सामने रख दिया कि वो किस किस्म की अदालत और किस किस्म का सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं। एक सफेद इमारत जहां से काले स्याह फैसले ना हो, बल्कि ऐसे फैसले हों जिन्हें पाकिस्तान की तारीख में इस सफेद इमारत से जो फैसले किए जाएं उन्हें गोल्डन हरूफ में लिखा जाए। तो काजी अतर मिल्ला साहब ये ओपिनियन रखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरह से तहरीक इंसाफ के हक में फैसला नहीं आएगा। बाकी अदालतें हैं जी, कुछ भी हो सकता है, और इलेक्शन कमीशन की ज्यादतियों के हवाले से जो दस्तावेज हैं, अगर अपना ये केस बिल्टअप करने में कामयाब हो गए तो यकीनन रिलीफ जो है वो भी मिल सकता है। तो जो चांसेस हैं जी वो दोनों तरफ हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
कोई फ़ायदा जो है वो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये मखसूस नशिस्तें दे दी गई तो फिर ये उम्मीद की किरण जो है वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से जाग जाएगी कि ये पहला फैसला नहीं होगा, बल्कि मजीद फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आना शुरू जो है वो हो जाएंगे। फिर आपको ना ये भी खबर दे दें कि 9 मई कैसे मनाया जाएगा, इस बात का फैसला इमरान खान करेंगे। और 9 मई आ रहा है और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुखालफिन हैं उन्होंने कुछ रोज़ से एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया, जब उन्होंने सियासी मंजरनामे को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना था। इलेक्शन से पहले भी ये कहा गया कि हमें आप बता दें, जवेद लतीफ़ को जब लॉन्च किया नवाज शरीफ साहब ने, कि आपने अगर एहतसाब नहीं करना तो हमें बता दें और हम खामोश हो जाएंगे। और वो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई और फिर यहां तक कहना शुरू कर दिया कि इस जमात को अब बैन किया जाए। ये जमात पाकिस्तान की दुश्मन जमात है और इस जमात का सियासत में रहने का अब कोई जो है वो रीज़न नहीं है। और बेशक पाकिस्तान की अवाम इनके साथ खड़ी है, लेकिन क्योंकि ये रियासत मुखालिफ जमात है तो हम इसे पाकिस्तान की सियासत में अब ज़्यादा देर रहने नहीं देंगे, बल्कि इसे बैन कर दिया जाए। अब नया शोशा जी ख्वाजा आसिफ साहब ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए छोड़ा है। वो ये कहते हैं कि पीटीआई की क़यादत वर्कर्स में तजाद है। अगर कोई मुज़ाकरात हो तो कौमी सतह पर हो। मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, सियासी जमातें और दीगर फरीक शामिल हों। इस्टेब्लिशमेंट बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर हुक्मरानी भी करती रही है। साजिश के तहत फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। पीटीआई क़यादत ने गिरफ्तार कारकुनान को लावारिस छोड़ दिया। हुकूमत 9 मई को क्या करेगी? पहली बात तो जी, पीटीआई ने लावारिस नहीं छोड़ा। खान साहब ने पहला मुतालबा जो पाकिस्तान में जो खैर खाहों का एक ग्रुप इमरान खान के पास गया और प्रपोजल जो है वो पैक की गई, इमरान खान ने सबसे पहले ये कहा था कि हमारा मैंडेट तस्लीम करो, इसके साथ साथ हमारे कारकुनों को रिहा करो। इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे रिहा करो। खान साहब की रिहाई जो है वो सबसे आसान है, याद रखिएगा, ये इतनी मुश्किल रिहाई नहीं है। और रास्ता जो है ना वो असल में मुश्किल है। रिहाई तो 1 मिनट में हो जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? खान साहब कहेंगे ठीक है जी मैं डील करता हूं, मुझे आप बाहर आने दें। ये तो उस दिन ही हो जाता जिस दिन इमरान खान के खिलाफ पहला मुकदमा बना। और इलेक्शन से पहले अगर इमरान खान सियासत को खैर बात कह लेते तो रिहाई तो खान साहब की जो है वो पहले दिन ही पक्की थी। लेकिन इमरान खान चूंकि निजाम के खिलाफ खड़े हैं और इमरान खान अपनी जात में अब एक निजाम है, तो इसलिए निजाम के ठेकेदार परेशान होंगे कि यार ठेका तो निजाम का हमारे पास था, लेकिन यहां पर एक ऐसी शख्सियत भी आई जो अपनी जात में ही निजाम है, तो हम उसे कैसे, इस चट्टान को कैसे सर करेंगे? मसला इनके सामने व्यूअर्स ये है। तो ख्वाजा आसिफ साहब, पहले आप अपनी जो सीट है उसका हिसाब दें कौम को। आप 9 मई को भूल जाएं, क्योंकि अगर फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आने होते तो आ जाते। आपको अदालतें, जो पाकिस्तान की सिविल अदालतें नहीं है, वहां से इन लोगों को जिस तरह सजा दी गई और फिर माफ भी कर दिया गया, तो ये आपको ना करना पड़ता। सबूतों की बुनियाद पर सजाएं होती तो हम फिर कहते कि हाँ सबूत मौजूद थे। यार कम से कम ट्रायल कोर्ट ऐसी ही सजा दे देता, कोई छोटी अदालत ऐसी सजा दे देता जिस तरह सजाएं इमरान खान को दी गई। सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, जरा करने की इजाजत नहीं है, वकील आपके अंदर जा नहीं सकते, मीडिया देख नहीं सकता, कम से कम ऐसी ही सजाएं दे दी जाती। लेकिन ऐसी सजाएं भी उन लोगों को नहीं दी गई। तो फिर आप अपने बयानी को रिविजिट करें और दोबारा बैठकर किसी बंद कमरे में अपनी जो बयानिया है उसे दोबारा बनाएं, क्योंकि काकड़ साहब ना आपकी हुकूमत के पीछे पड़ गए हैं। गंदम स्कैंडल आपके सर पे, और मैं आपको ना व्यूअर्स एक्सक्लूसिवली अगली वीडियो में इस हवाले से तफसील से बताऊंगा कि ये गंदम करप्शन का पैसा जो है वो कहां पर इस्तेमाल हुआ। फिर हुकूमत 9 मई को क्या करेगी? हुकूमत 9 मई की आड़ में एक बार फिर से इदारों और पीटीआई में फूट दिलवाएगी। और ये एक ऐसा काम था जो हुकूमत ने इससे पहले भी किया, यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, पीडीएम की हुकूमत ने, और उन्होंने 9 मई को बुनियाद बनाकर बहुत सारे स्टेटमेंट्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने तक की बात की है। फजल रहमान साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? पाकिस्तान के अंदर सिर्फ आप सहाफियों को गिरफ्तार करना जानते हैं। आप सिर्फ उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहते हैं जो आपकी साजिशों को, आपके खिलाफ बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं। जमहूरियत में जो आपने इस वक्त छोटे छोटे बोने दाखिल कर दिए, इक़्तिदार देकर कठपुतलियों को जिस तरह बिठा दिया, उनकी बात करते हैं। आप फजल रहमान के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करते? इसीलिए अब उन्हें एक प्रॉक्सी के तौर पर जो है ना इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि फजल रहमान इज अ रॉन्ग नंबर, और खुदा के लिए ये पैगाम जो है वो खान साहब तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। एहतजाज हो बिल्कुल हो, लेकिन फजल रहमान साहब इमरान खान का नाम लें, इमरान खान के लिए, उनको रिहाई के लिए बात करें,
تو پھر ان کی لائلٹی سمجھ میں آئے گی، کیونکہ ابھی تک باتیں وہ ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ باتیں تو نون لیگ کے اپنے سینیٹرز نے کی، آصف کرمانی کو سن لیں، مشاہد حسین سید کو سن لیں، جوید لطیف کو سن لیں، ایون رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جناب ہم ہار گئے ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جب عمران خان کی رہائی کی بات آئے گی پھر لائلٹیز آپ کو پتہ لگیں گی. اور پھر دیکھنا یہ بھی ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آنے والے دنوں کے اندر کیا پنجاب میں آ کر کوئی جلسہ کرتے ہیں اور یہاں پر دھرنا دیتے ہیں، وفاق میں جا کر جلسہ کریں گے، دھرنا دیں گے، یا صرف جلسوں تک بات جو ہے محدود ہوگی. اب اس بات کا فیصلہ جی خان صاحب نے خود کرنا ہے. پارٹی کرے گی، قیادت کرے گی کہ 9 مئی کے دن پاکستان تحریک انصاف نے کیا کرنا ہے، کیونکہ پورا 1 سال ہو رہا ہے اس 9 مئی کے واقعے کو. اب آپ کو میں ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ مسلم لیگ نون کا 11 مئی کو جنرل کونسل اجلاس ہونے جا رہا ہے اور نواز شریف صاحب کو پارٹی صدر جو ہے وہ منتخب کیا جا رہا ہے، مقرر کیا جا رہا ہے. منتخب تو خیر انہوں نے کیا ہونا ہے، انتخاب سے تو ویسے وہ ڈرنے لگ گئے ہیں اس عمر میں. اب ایک بات بڑی امپورٹنٹ تھی اور یہ جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہی گئی، شہباز شریف صاحب سے استعفیٰ اور پارٹی صدارت چھوڑنے کی جو بات ہے نا، وہ اس لیے کی گئی کہ جناب آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ کے پاس پارٹی کے لیے وقت نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اس کرسی کو چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ قوم کو یہ ذرا یہ بھی بتا دیں کہ مریم کیوں استعفیٰ نہیں دیتی، چیف آرگنائزر ہیں، سینئر نائب صدر. اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پارٹی کی چیف آرگنائزر ہیں یا سینئر نائب صدر ہیں، کون سا عہدہ چھوڑیں گی، چونکہ پنجاب بھی تو اس ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے نا جی. تو اگر نواز شریف پارٹی کے صدر اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے اور ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، تو مریم کے پاس کیا وقت ہی وقت ہے. اور آپ نے ان کی ایک ویڈیو بھی دیکھی ہوگی جس میں وہ دوائی جو ہے اما جی ان تاڑیک کا آ رہا ہے، وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ یہ لائٹ کیمرہ ایکشن جو سیاست ہے اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہے اور پارٹی سے آپ استعفیٰ کیوں نہیں دیتی. مفتاح اسماعیل کی ناراضگی، مہتاب عباسی، آصف کرمانی، محمد زبیر، شاہد خاقان عباسی، یہ سارے لوگ نا مریم کے ڈسے ہوئے ہیں. اور یہ جو آپ کے جنرل سیکریٹری بننے جا رہے ہیں نا خواجہ سعد رفیق صاحب، انہوں نے بھی یہ بات ایک دفعہ کہی تھی کہ جناب میرے پر جلتے ہیں اور میں اس موضوع پر زیادہ بات جو ہے وہ نہیں کر سکتا. ویورز، بیانیہ بیلنس ہوگا یا نہیں ہوگا، پر ایک چیز جو ہے وہ ضرور ہم دیکھیں گے ہاؤس آف شریف میں کہ ہاؤس آف شریف ایک بادشاہوں کا خاندان ہے اور پاکستان کی عوام کو یہ اپنی رائے سمجھتے ہیں اور پاکستان کی عوام کے لیے یہ کبھی بھی کچھ نہیں کریں گے. یہ سوچنا ہے پاکستان کی عوام نے کہ ایسے حکمرانوں کو اپنے اوپر مسلط ہونے دیں گے. آپ اپنے علاقے میں، اپنے حلقے میں جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں، پہلے آپ اس کا حسب نسب دیکھ لیا کریں کہ یہ سیاسی حسب نسب اس کا ہے کیا، اور یہ اپنے ووٹ کو جو آپ اسے دے رہے ہیں یہ کہاں جا کر جو ہے استعمال کرے گا اور کس جماعت کی جھولی میں ڈالے گا. پاکستان کی عوام غریب ہو رہی ہے اور یہ لوگ امیر ہو رہے ہیں. ہیلی کاپٹرز میں جو حکمران پھرتے ہو نا، پرائیویٹ ہیلی کاپٹرز میں، انہوں نے عام آدمی کی کیا بات کرنی ہے. اس ملک کے اندر 30,000 میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ مریم کو کہیں کہ ایک گھر کا بجٹ بنا کر دکھائے. 30,000 میں بلاول جو ہے وہ ہیلی کاپٹر سے نیچے نہیں اترتا. اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ حکومت پاکستان، شہباز شریف کی حکومت نے بڑی کوشش کی، اب بات ترلوں پر آ گئی ہے کہ خدا کے لیے اس کابینہ کا حصہ بنے اس لیے کہ یہ ضلالت ہم اکیلے برداشت نہیں کر سکتے. کیپیسٹیز کے ایشوز تھے اور وہی چاہتے ہیں کہ جو ضلالت ہوگی وہ مل کر ہم سارے جو ہیں اسے برداشت کریں، کیونکہ کل کو جب ہم الیکشن میں گئے یا مڈ ٹرم الیکشن آ گئے تو پھر ہمارے اوپر صرف جو ہے وہ الزام نہ آئے کہ بھئی ہم تو حکومت میں نہیں تھے. پیپلز پارٹی کہے گی جو حکومت میں تھے جاؤ جا کر ان سے بات کرو. تو اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ہنا ربانی کھر کو جو ہے وہ، جنہوں نے اس سے پہلے بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ پاکستان کے کیس کو جو ہے وہ لڑا، یعنی پاکستان کے کیس کو بدنام کیا، اور پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا ان کے دور حکومت میں اور اس سے پہلے، اور خان صاحب FATF کے معاملے میں جو ان کی پالیسیز تھی، یہ اس کا دفاع نہیں کر سکی. اور ویڈیوز وہ موجود ہیں ہنا ربانی کھر کی، تو انہیں دوبارہ سے شہباز شریف جو ہے اپنی کابینہ میں شامل کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کو انکار ہو گیا ہے بلاول کی طرف سے اور اب یہ خواب جو ہے وہ ان کی طرف سے دیکھا جا رہا ہے. اور آخر میں آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ مریم نواز لائٹ کیمرہ ایکشن اور ڈیلیوری سروس پر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتی، بلکہ وہ کیمرہ سروس پر یقین رکھتی ہیں. جب یہ بیٹھتی ہیں تو کیمروں کے
जो मुंह है इनकी तरफ कर दिए जाते हैं, इनका बोलना, इनका उठना बैठना, इनके पहनावे, इनके ब्रांड और इनके ख्यालात जो हैं उन्हें उन कैमरों के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाया जाता है। ये लाइट कैमरा एक्शन वाली हुकूमत है और ये वो सेंसरशिप थी जिसका जिक्र मैंने प्रोग्राम के शुरू में किया कि मरियम को टक्कर देने के लिए सियासी तौर पर और पॉलिसीज और अपोजिशन जिस तरह से करती रही है वो पंजाब में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर नहीं आ रही। तो इस सेंसरशिप को फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ को ख़त्म करते हुए जो है हिकमत अमली तय करनी होगी और ये सेंसरशिप जो है वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रही। कौन सा? ये वाला। मरियम ने क्या कहा जी? मरियम झूठी तसल्लियां देती हुई टिकटॉक, चूंकि उनका नाम अब रख दिया गया है कि टिकटॉक, और उन्होंने इसे इंडोर्स किया है कि मैं जाती हूं, मैं काम करती हूं। तो टिकटॉक वही बनाते हैं जिनको जो काम करते हैं। तो अब वो एक घर पहुंचती हैं और वहां पर एक अम्मा जी बैठी हुई थी, तो उन्होंने उससे कहा, अम्मा जी को कहा कि की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक ठाक। और फिर दवाइयों पे बात हुई तो पीछे से एक बंदे ने डब्बा दिया और उसमें दवाइयाँ थी और फिर वो दवाइयाँ जो हैं वो मरियम उनके हवाले करती हैं और फिर उन्हें ये कहती हैं कि अब जो दवाइयाँ आपकी घर आया करेंगी। अब मसला यहाँ पर ये है कि ये इमेज बिल्डिंग के अंदर आप इस हद तक आगे चले गए कि आप पाकिस्तान की आवाम के साथ अब झूठ भी बोलते हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि ये 2 महीने की दवाई और अब दवाई घर आया करेगी। अब मसला यहाँ पर ये है कि सेहत कार्ड एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है, आप उसे बंद करके किस तरह से पाकिस्तान की आवाम को इस तरह फेस करते हैं। यहाँ पर मैं और मैं का राग जस्टिस काजी फैज़ ईसा से लेकर हुकूमती अरकान और इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हर शख्स की आप ज़ुबान से ये राग जो है वो सुनेंगे। वो तख्तियाँ मिटाकर, जहाँ पे इमरान खान का नाम था, अपनी तख्तियाँ लगाते रहे और फिर वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए और अब सेहत कार्ड को ख़त्म करके आप लाइट कैमरा एक्शन की सियासत से बाहर आकर आवाम की खिदमत करें। इस मुल्क के अंदर ना जिसमें मैं रहता हूँ, उमर लॉज वो हमारे बनाए हुए थे मुसलमानों के, जिसके ऊपर हमें फ़ख्र होना चाहिए। और हज़रत उमर ने जिस तरह से आम आदमी के लिए जो कुछ किया और जिस तरह से वो सोचते थे, हम कम से कम वैसा सोच तो लें, लेकिन ये दिखावे की सियासत खुदा के लिए ऐसा मत करें। इसे ख़त्म कर दिया है। अब आपने एक घर तो चली गई, बाकी घरों में जो ट्रांसपेरेंसी है वो उस पर इंश्योर किया जाए। कैमरों के सामने आकर दिखाने के लिए सिर्फ लोगों को वीडियो बनाकर इससे मसाइल जो है वो हल नहीं होंगे, बल्कि डिलीवरी ऑफ सर्विस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखना पड़ेगा। व्यूअर्स अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा। आज की इस वीडियो के हवाले से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।